हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। ठीक है, तो कल अपनी छोटी सी क्लास थी और असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी थी। कोई डाउट हो तो बता देना। चलिए, आज ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा बातें न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज अपना अगला अधातु तत्व है नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को लिखते किससे हैं? ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? एन। एन फॉर नरेंद्र से याद कर लो। परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का 7। क्या होता है परमाणु क्रमांक? 7 और परमाणु द्रव्यमान 14। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बातें करते हैं। वर्ग 15 में रखा गया है। अवर्त सारणी का जो 15वां वर्ग है उसमें रखा गया है। कौन सा? 15वें वर्ग, यानी कि पी ब्लॉक का तत्व। इलेक्ट्रॉन विन्यास भर दो। 1s2, 2s2, 2p, क्या होगा? 3। तो p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, जब p कक्षक में आप 3 इलेक्ट्रॉन भरते हो तो 1, 2, 3 ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है, इसका अर्धपूर्ण अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है। इस प्रकार के विन्यास को अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बोलते हैं। अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इसकी हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में चर्चा कर चुके हैं। सर 15वें वर्ग में और कौन कौन से तत्व आते हैं? तो 15वें वर्ग में आते हैं, चर्चा कर लें थोड़ी सी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ये ट्रिक है, किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक बनाई हुई है अवर्त सारणी को याद करने की, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेपाल से एन यानी नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, एएस से आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ये पूछ लेता है कई बार पूछ लेता है। तो इनके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, प्रतिरूपी व सामान्य तत्व होते हैं। ये प्रतिरूपी व सामान्य तत्व होते हैं। नॉर्मल तत्व है, एन को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में आते हैं, यानी कि ये सिर्फ आपका गैसीय अवस्था में मिलता है। ये अकेला नाइट्रोजन आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी के सभी आपको कौन सी अवस्था में मिलते हैं? ये आपको सभी के सभी मिलते हैं ठोस अवस्था में। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों? तो वही बात, जहां केमिस्ट्री वहां अपवाद, तो अपवाद, पूरी केमिस्ट्री अपवाद से भरी है। ठीक है, तो जो जो बातें आपको बताई जाती है बस इतना ही ध्यान रखें, एक्स्ट्रा में अपना दिमाग न चलाएं, क्योंकि चलाने को कोई दिक्कत नहीं है। 11th 12th वाले चला सकते हैं। 11th 12th वाले जिनके पास साइंस है वो चला सकते हैं। नॉर्मल बच्चे जो 10th लेवल तक की तैयारी करते हैं वो न चलाएं, क्योंकि अगर आप इसी में उलझ गए फिर आप इसी में उलझे रह जाओगे। ठीक है, तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना कवर करके चले, उससे आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। अगर साइंस की नॉलेज लेनी हो, एक बार जॉब लग जाना, उसके बाद में साइंस आपकी इसी चैनल पे पड़ी है, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है 78%। कितने परसेंट होती है वायुमंडल में? 78% होती है। कितने परसेंट होती है प्यारे बच्चों? 78%। यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अगर गैस पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। चलो, इसी के साथ साथ आपको एक और बात बताता हूं। सभी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा। तो वहां पर जो जेठालाल होते हैं वो बोलते हैं कि अरे संडे कहाँ रह जाता है तू भाई, 6 दिन कितना इंतजार रहता है संडे। लेकिन संडे पर एक बात और बनी हुई है कि कुरकुरे का पैकेट जो होता है वो संडे जैसा होता है, सॉरी, संडे जो होता है वो कुरकुरे के पैकेट जैसा होता है। क्यों भाई? खुलते ही आधा खत्म। संडे वाले दिन तो यही होता है, खुलते ही जैसे सुबह होती है तो लगभग अपने 10-11 बजे उठते हैं, इतने में आधा दिन खत्म। ठीक है, तो कुरकुरे का पैकेट मैंने क्यों नाम लिया है? क्योंकि चिप्स व कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरी होती है उसको खराब होने से बचाने के लिए वो नाइट्रोजन गैस होती है। ये क्वेश्चन पूछा था ईएमआरएस में। ईएमआरएस का हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था 2023 में शायद।
ठीक है, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने वो एग्जाम दिया था, तैयारी न होने की वजह से, बहाना क्यों मारे भाई, तैयारी न होने की वजह से क्रैक नहीं हुआ, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन आया था कि चिप्स व कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो नाइट्रोजन गैस होती है भाई, ध्यान दे लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे, वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन बहुमूल्य 0.1% होती है। संयुक्त अवस्था यानी कि यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगर संयुक्त अवस्था में देखें तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, अमोनियम लवण के रूप में, प्रोटीन में भी उपस्थित होता है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इस पर अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे भाई। क्या बोला है कि संयुक्त अवस्था यानी कि नाइट्रोजन किस किस में पाया जाता है, नाइट्रेट में पाया जाता है, ठीक है, और किस में पाया जाता है, अमोनिया, अमोनिया गैस होती है, चर्चा करेंगे इसके विस्तार से। सूत्र क्या होता है, NH3, तो इसमें भी नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में अमोनियम लवण, अमोनियम लवण यानी कि अमोनिया के जो लवण होते हैं जैसे NH4Cl, ठीक है, उसमें भी नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद में प्रोटीन, प्रोटीन तो प्रोटीन की एक अलग इकाई होती है जिसमें अमीन भी होता है। अगर प्रोटीन की आप इकाई देखोगे तो आपको NH2CO, ये उसकी एक अलग इकाई होती है। जब मैं आपको पोषण करवाऊंगा ना तब आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहां पर ये नाइट्रोजन होती है, ठीक है। यूरिया में, यूरिया का प्रमुख अवयव होता है, यूरिया में 40% नाइट्रोजन होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो 40% होती है। कितने परसेंट होती है, 40% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन 40% होती है, याद रखना है। क्यों पूछा गया, बताया है मैंने, क्योंकि यूरिया मोस्टली हम उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं खेतों में, ठीक है। किसमें उपयोग करते हैं, उर्वरक के रूप में, वहां पर यह चीज हो जाती है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं, पेड़ पौधों में N2 नाइट्रस के रूप में पाया जाता है, नाइट्राइटस के रूप में, यह बात भी इंपॉर्टेंट है। चलो, वैसे तो मैं इसकी विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, पर हल्का फुल्का आपको रिमाइंड करवा देता हूं। आपने बरानी भूमि देखी होगी, तो बरानी में आपने खेती, जो किसान भाई हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो जब बरानी में खेती करते हैं तो अभी जैसे चना जिसको बोलते हो आप, उसकी खेती हुई है, अभी उसको निकाला है, उसको मतलब भंडारण किया उसका, तो उसमें चना ही क्यों बोया, पहला क्वेश्चन, कि बरानी भूमि में चना ही क्यों बोया, है ना। दूसरी बात, चना एक दाल होती है यानी कि दलहनी फसल है। दूसरा, आपको पता होगा कि चने में प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन भी क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और चौथी बात, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन अवयव या नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैसे, अब देखो, बरानी भूमि में पानी की कमी होती है, बरसात का पानी होता है, पहली बात, बरसात के पानी से ही वो फसल होती है। दूसरा, चने की खेती को पानी की कम जरूरत होती है, कम पानी की जरूरत, पहली बात। दूसरी बात, अब जब बरसात होती है, जब बरसात होती है तो उस समय आपने तड़ित का नाम सुना होगा, तड़ित, तड़ित नॉर्मल आसमानी बिजली, आसमानी बिजली सुनी होगी। तो आसमानी बिजली जब गिरती है तो वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइटस में बदला जाता है, यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल दिया जाता है, ठीक है। कुछ काम तो तड़ित करती है। दूसरी बात, अब एक इसके जो दाल होती है, यानी कि जितने भी दलहनी फसल है, दलहनी फसल है, उनको जंतु, जो जीव विज्ञान है उसमें एक, जब अपने जंतु जगत का या जीव जगत का या वर्गीकरण पढ़ते हैं तब उसमें उसे लेग्यूमिनेसी कुल में रखा गया। कौन से, लेग्यूमिनेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल में रखा गया है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी सदस्य होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी सदस्य होते हैं, उन पादपों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, उन पादपों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और यह सहजीवी संबंध बनाता है इसके साथ। कैसा संबंध, सहजीवी। सहजीवी संबंध में क्या होता है,
पौधे को भी लाभ, उसको भी लाभ, तो दोनों को लाभ प्राप्त होता है। ये जीवाणु पौधे से आवास और भोजन ग्रहण करता है और पौधे को ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलकर दे देता है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर और पौधे में ऐसा नहीं होता, और पौधों में ऐसा नहीं होता, वो उनका विशेष गुण होता है। अब नाइट्रोजन इनको प्रचुर मात्रा में मिल रही है, तो ये प्रचुर मात्रा में ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आना चाहिए था कि सर वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78% है। फिर भी हम उर्वरक के रूप में बाजार से लेके आते हैं नाइट्रोजन को, यूरिया बाजार से लेके आते हैं खेतों में डालने के लिए। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि सारे पौधे ऐसा नहीं कर पाते, डायरेक्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग पौधे हैं वो डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, उनको इस यौगिकों में बदलना पड़ता है। तो ये राइजोबियम जीवाणु कुछ तड़ित उसकी हेल्प करते हैं, तो इस वजह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको जब सहजीवी संबंध पढ़ाया था वहां पर बता दी, मोटा मोटा बता दिया। तो पेड़ पौधे N2 को नाइट्रस के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला, जब NH4 अब नाइट्रोजन को बनाने का तरीका बताया है, तो ये याद रख लेना, वैसे जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन जो अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, कितने टेम्परेचर पर? 700 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म किया जाता है, तो आपको N2 गैस प्राप्त होती है। N2 द्विपरमाणविक अणु है। द्विपरमाणिक मतलब N2 के अंदर 2 परमाणु होते हैं, यानी कि एक N और एक N, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये भी आप संरचना देख सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, आपस में N2 ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ी सी बात और आगे कर लेते हैं। आगे क्या बात है? इसके उपयोग किसके? नाइट्रोजन के। तो अमोनिया के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? अमोनिया के उत्पादन में, अमोनिया को बनाने में, उर्वरक के रूप में बता ही दिया, धातु क्रम व रासायनिक क्रिया में निष्क्रिय माध्यम प्रदान करने में। जब धातु क्रम, मैंने आपको पीछे धातु क्रम पढ़ाया था, तो उसमें भी नाइट्रोजन को धातु क्रम की अभिक्रिया करवाने के लिए, धातु क्रम करने के लिए नाइट्रोजन एक निष्क्रिय माध्यम प्रदान करता है, ताकि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा रिएक्शंस न हो। वहीं पर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वहां पर भी कोई एक्स्ट्रा क्रिया न हो, तो उसे निष्क्रिय माध्यम प्रदान करने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। बड़े या उच्च ताप मापने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, और ताप मापी में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब अगली जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम गर्भधारण। कृत्रिम गर्भधारण में जो सीमेन होता है उसको स्टोर नाइट्रोजन, द्रव्य नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। सीमेन का स्टोरेज, वीर्य का जो स्टोरेज होता है वो द्रव्य नाइट्रोजन में, या बहुत कम टेम्परेचर पर, नाइट्रोजन का बहुत कम टेम्परेचर होता है, उसी के साथ सीमेन को स्टोर किया जाता है, ताकि सीमेन खराब न हो। कृत्रिम गर्भधारण, कृत्रिम गर्भधारण आप सभी ने देखा होगा, जो गांव में रहते हैं या जो खेती बाड़ी या पशुपालन करते हैं, तो उनको वो चीजें पता होगी। ठीक है, कृत्रिम गर्भधारण जो कि वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं, तो उनके पास आपने ढोलकी देखी होगी। ठीक है, तो उसमें से वो बोलते हैं कि एक गर्म पानी लेके आइए हल्का सा, और उसके बाद में वो एक गन होती है जिसको मुझे पूरा ध्यान में नहीं आ रहा, तो उस गन के द्वारा कृत्रिम वीर्यसेचन करवाया जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भधारण के लिए भी सीमेन का स्टोरेज करने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, सीमेन को स्टोरेज करने के लिए कौन सी गैस होती है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दैनिक विज्ञान में। ये बात ध्यान में रखना, जिसमें आपके एग्जाम में नॉर्मल साइंस लगती है ना, बिल्कुल ही नॉर्मल कि 100 नंबर का पेपर है, 3 या 4 क्वेश्चन साइंस के आने, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दैनिक विज्ञान के अंदर ये चीजें आती है, जनरली आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलना, जैसे लेग्यूमिनेसी कुल, जड़ों में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी संबंध नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ये सारी बातें होती हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं वो विनाइट्रोजनीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन यौगिक को वो वायुमंडल में नाइट्रोजन में बदल देते हैं। चलिए, कृत्रिम विधि। अब नाइट्रोजन को बनाने की कृत्रिम विधि क्या है? हैबर विधि। याद रखना है, नाम पूछ सकता है डायरेक्ट, हैबर विधि। ठीक है, यहां से जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ रट्टाफिकेशन वाली है, रट्टा मारना पड़ेगा, कोई लाभ नहीं।
तो कृत्रिम विधि होती है हैबर विधि। बड़े पैमाने पर जब आप नाइट्रोजन को बनाना चाहोगे तब इसका उपयोग किया जाता है। एक है बफलैंड आइस विधि, हैबर विधि और बफलैंड आइस विधि, ये नाइट्रोजन को यौगिकीकरण की अभिक्रिया होती है। एक वैज्ञानिक था बर्थलैंड, वैज्ञानिक का नाम क्या था? बर्थलैंड। उसने अमोनिया के बारे में कहा था कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ये बात किसने बताई थी? बर्थलैंड ने बताई थी। इंपॉर्टेंट बात है, बर्थलैंड ने बताई थी कि जो अमोनिया होती है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन के यौगिक में सबसे पहले अमोनिया, तो ये एक स्थायी हाइड्राइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्थायी हाइड्राइड होते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, वैज्ञानिक यानी कि अमोनिया की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक वैज्ञानिक का नाम है प्रिस्टले। क्या नाम है? प्रिस्टले। नाम याद रखना है, प्रिस्टले। कब? 1774 में। और उसने उसको नाम भी क्या दिया कि ये क्षारीय वायु होती है। अमोनिया कैसी वायु होती है? क्षारीय वायु। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अमोनिया को बनाया कैसे उसने? किसने? प्रिस्टले ने। तो अमोनियम क्लोराइड को लाइम वाटर के साथ गर्म किया तो आपको अमोनिया गैस प्राप्त हो गई। अमोनिया का सूत्र मैं बता ही चुका हूं, NH3। ठीक, अब अमोनिया गैस होती है वो रंगहीन होती है यानी कि कलरलेस। दूसरी, तीखी गंध होती है। इसकी गंध होती है वो बहुत ज्यादा तीखी होती है। अगर आपने इसे सूंघ लिया तो आपको छींकें आने लग जाएंगी और आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। छींकें आने लग जाएंगे और आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मोस्टली आप जब अपने यूरिन का निष्कासन करते हो तो उसमें जो स्मेल आती है यूरिन के अंदर, वो भी इसी की वजह से आती है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय और पिरामिड, यानी कि इसकी अगर आप आकृति बनाते हो नाइट्रोजन की तो आपको कुछ इस प्रकार की आकृति मिलती है। चतुष्फलकीय की आकृति आपको मिलती है। अब अमोनिया की अभिक्रिया अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हो तो आपको क्यूरी अमोनियम सल्फेट मिलता है जो नीले रंग का होता है। क्यूरी अमोनियम सल्फेट, कॉपर NH3 की 4 SO4, नीला रंग होता है। अब यूरिया को कैसे बनाया जाता है? यूरिया को, तो यूरिया की जब अमोनिया और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर, बहुत ज्यादा प्रेशर पर गर्म किया जाता है तो आपको यूरिया प्राप्त हो जाती है। नॉर्मल सी बातें हैं। अब अमोनिया का उपयोग कहां पे होता है? यहां से क्वेश्चन उठा सकता है। तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज या प्रशीतक में बर्फ जमाने में। अगला, अमोनियम लवण के उत्पादन में। तीसरा, यूरिया निर्माण में। चौथा, सफाई कार्य में, चिकनाई दूर करने में। अब अगली ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकती है रेफ्रिजरेटर वाली। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है ओसवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। यानी कि अमोनिया से अगर आपको नाइट्रिक अम्ल बनाना है, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि अगर आपको अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना है तो आपको ओसवाल्ड विधि का उपयोग करना होगा। ठीक है, और अगर आपको अमोनिया से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करना है तो आपको सोलवे विधि को उपयोग में लाना होगा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, ओसवाल्ड विधि, सोडियम सोल्वे, सोडियम सोल्वे, सोडियम को सोल्व करके अमोनिया बना देगा, है ना, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस के उत्पादन में। अगला, नोसादर, इसका सूत्र याद रख लो बस। नोसादर का नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl। शुष्क बैटरी में, धातु की सतह को साफ करने में, औषधि निर्माण में। नॉर्मल क्वेश्चन। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये इंपॉर्टेंट है। लाफिंग गैस, ये पूछा गया। लाफिंग गैस, लाफिंग मैंने हंसना, गैस का मतलब गैस होता है, तो N2O या नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस बोलते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आने लग जाती है, मतलब बंदा लगातार, इससे अगर कोई सूंघ लेगा तो लगातार हंसता ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, इसे शल्य क्रिया में बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है। शल्य क्रिया का मतलब होता है डॉक्टर जो सर्जरी ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं तो उसमें पेशेंट को जब बेहोशी के लिए उसे इस गैस का उपयोग किया जाता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि ऐसे नाक पे लगाते हैं थोड़ा सा और बंदा बेहोश हो जाता है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद में अगली इसकी खोज की थी इसकी प्रिस्टले ने।
किसकी खोज? इसकी खोज की थी। किसकी खोज? लाफिंग गैस की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। तो इंपॉर्टेंट बात, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र N2O। इसे सूंघने पर जो इसे सूंघता है उसे लगातार हंसी आने लग जाती है, वो हंसता ही हंसता रहता है, हंसता ही हंसता रहता है ना। दूसरी बात, इसकी सर्जरी या शल्य क्रिया में इसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए? बेहोशी के लिए। ठीक है, तो इतनी बातें थी। इसकी एक क्लास और बनेगी जो शॉर्ट क्लास होगी। ठीक है, शॉर्ट क्लास होगी, हल्की फुल्की 10-12 मिनट की होगी, ज्यादा लंबी चौड़ी इसकी क्लास नहीं होगी। उसके बाद में अपना यह टॉपिक कंप्लीट और अगली अधातु के बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको समझ आएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई जानकारी और नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।